गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है अगस्त 21 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज कौन कौन से टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। एक जो पहला हम लोग टॉपिक करेंगे वो थोड़ा हम लोग देखने वाले हैं पार्लियामेंट्री मोशन के बारे में या प्रिविलेज मोशन के बारे में। जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मोशन होता है उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि लास्ट वीक भी हम लोगों ने इस टॉपिक को किया था। हल्का सा आपकी रिवीजन के पर्पज से हम इसको कर सकते हैं। कंटेंट बहुत अच्छा बनाया हुआ है तो जो नए स्टूडेंट हैं वो कंटेंट के ऊपर फोकस कर सकते हैं। कंटेंट कहाँ से डाउनलोड करना है ये कई बार स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, तो नीचे अगर डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पे आपको लिंक दिया होता है डाउनलोड करने का, जहां से आप पूरे कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। रशिया का जो मून मिशन था, देखिए इंडिया और रशिया मून मिशन उनका चल रहा था। हमारा चंद्रयान 3 और उनका लूना 25, बट अनफॉर्चुनेटली लूना 25 फेल हो गया है, क्रैश हो गया है। थोड़ा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा एक आइलैंड के बारे में बात करेंगे जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में पड़ता है। आइलैंड तो बहुत छोटा सा है लेकिन कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी है। तमिलनाडु गवर्नमेंट काफी समय से डिमांड कर रही है कि इस आइलैंड को इंडिया को वापस दे दिया जाए, तो उस आइलैंड के बारे में बात करेंगे। हालांकि ये भी रिपीटेड टॉपिक है, ज्योग्राफी और पॉलिटी दोनों वाले सेक्शन से कवर कर सकते हो क्योंकि ये दोनों कंट्री के जो बायलैटरल रिलेशन है उनको इंपैक्ट करता है। ये भी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा बताऊंगा आपको, लेकिन यस, समझ में आपको अच्छे से यहां से आ जाएगा। एक दो एडिशनल आर्टिकल उसके साथ और भी है लूना 25 की। जब हम लोग बात करेंगे तो चंद्रयान 3 की भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो चंद्रयान 3 यहाँ पे फेस कर रहा है, या फिर कोई भी जो स्पेस मिशन होते हैं वो कौन कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं। वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लूना 25 से, उसको जोड़ के बात करेंगे। उसके अलावा हिंदी लैंग्वेज और लॉ, इस आपको पता है कि सरकार ने नया बिल इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट के अंदर जिसमें आईपीसी सीआरपीसी को चेंज करने की बात कही गई थी। वहां पे हम लोग थोड़ा सा उस टॉपिक को लैंग्वेज से जोड़ के देखेंगे कि किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी लैंग्वेज को इंपोज कर रही है या इंपोज करने की कोशिश कर रही है ऑन नॉन हिंदी स्टेट्स। वो एक जो कंट्रोवर्सी है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा एडिशनल आर्टिकल कुछ खास यहाँ पे मुझे लगे नहीं। आज वैसे भी घिसे पिटे से आर्टिकल ही यहाँ पे हैं, एक दो को छोड़ के, जैसे लूना 25 है, एक नया आर्टिकल हमारे लिए है। बाकी तो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। मंडे का दिन है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कुछ अच्छा आएगा पेपर में, बट आज कुछ उतना दमदार चीज आया नहीं है। खैर, जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसमें से हम लोग बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले आपको प्रयास प्रोग्राम के बारे में बता दूं। प्रयास तो करना पड़ेगा, है ना। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो प्रयास करना पड़ेगा, और नॉर्मल प्रयास से काम नहीं चलेगा। बहुत ज्यादा अभ्यास और प्रयास आपको करना पड़ता है। और सबसे ज्यादा प्रयास कहाँ करना पड़ता है? आंसर राइटिंग में। क्योंकि भैया दिक्कत तो यहाँ आती है, कंटेंट सब लोग पढ़ लेते हैं, कंटेंट सबके पास होता है, बुक सबके पास होती हैं, यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल होती हैं, आप कोचिंग कर चुके होते हो, सब कुछ कर चुके हो, तो दिमाग में कंटेंट होता है। लेकिन जब पेपर के ऊपर लिखने बैठते हो उस कंटेंट का 5% भी हम लोग नहीं लिख पाते क्योंकि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम लोगों ने किया ही नहीं है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सबसे क्रूशियल पार्ट होता है हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन का, क्योंकि भैया नंबर तो यहीं से मिलने वाले हैं, स्कोर तो आप यहीं से करोगे। अगर ये नहीं कर पाओगे तो कोई फायदा नहीं है कंटेंट पढ़ने का। उसीलिए हम लोगों ने 40 डेज का एक प्रोग्राम चलाया है। मास्टर आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, प्रयास इसका नाम है। आप इसको डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस पे मैसेज वगैरह करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए भी सेम व्हाट्सएप नंबर है। मेंटरशिप प्रोग्राम में तो बहुत ज्यादा पर्सनलाइज 1 to 1 जो है गाइडेंस आपको दी जाती है। उसके अंदर टेस्ट सीरीज भी है, इंटरव्यू प्रोग्राम वगैरह भी आपको वहां पे करवाया जाता है, तो बहुत एक डिटेल्ड प्रोग्राम है। आप इसको भी डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। फाउंडेशन कोर्स के लिए भी सेम व्हाट्सएप नंबर है। और सैटरडे को हमारी करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें पूरे वीक का प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से हम लोग करंट अफेयर कवर करते हैं। और क्योंकि 2 साल का करंट अफेयर तो आपको वैसे भी करना ही पड़ेगा, तो इट्स बेटर कि आप उसको बल्कि बल्कि मैगजीन से करने की बजाय अगर आप वो वीकली बेसिस पे कवर करोगे ना तो जर्नी करंट अफेयर की बहुत आसान हो जाएगी। प्रीलिम्स और मेंस में भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट अफेयर से, तो आप हमारी जर्नी में हमारे साथ जुड़े, करंट अफेयर के ऊपर कमांड बनाए। और ये करंट अफेयर आप सिर्फ करंट अफेयर नहीं होता है, करंट अफेयर में बेसिकली आपको बहुत सारी चीजें फाउंडेशन वाली भी जो है बेसिक चीजें भी कवर हो जाती हैं, क्योंकि वो बैकग्राउंड भी थोड़ा बहुत आपको करवाया जाता है। तो ये जो क्यूआर कोड दिया हुआ है उसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप इसको भी कर सकते हो। SC 1000 अगर आप उसके अंदर डालोगे कोड को तो आपको ₹1000 का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए जी, बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। ये टॉपिक मैं थोड़ा आपको बाद में कराऊंगा क्योंकि रिपीटेड सा टॉपिक है। पहले हम लोग नए टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं जो आज आया है। नया टॉपिक वो ये है, देखिए जरा। लूना 25 रशिया का पहला लूनर मिशन इन 47 ईयर्स
क्रैशेस इनटू द मून। 47 ईयर्स पहले रशिया का जो मिशन था मून वाला, वो बिल्कुल सक्सेसफुल था। आज उन्होंने 47 ईयर्स के बाद दोबारा से मिशन किया तो ये फेल हो गया। समझ रहे इस बात को आप? रशिया का जो पहला मिशन था ना, द लूनर मिशन वॉज रशिया फर्स्ट सिंस 1976, और उस समय इट वॉज सक्सेसफुल। क्योंकि देखो 1976 का वो समय है ना जब कोल्ड वॉर बिल्कुल पीक पे चल रहा था। तो ग्राउंड्स के अलावा, धरती के अलावा, जो ये कोल्ड वॉर है ना, ये स्पेस में भी चल रहा था बिटवीन यूएसए एंड सोवियत यूनियन। उस समय तो सोवियत यूनियन हुआ करता था। उस समय टेक्नोलॉजी को मास्टर किया गया और मून के ऊपर एक नहीं कई सारे मिशंस भेजे गए। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि मून के ऊपर फोकस कम हो गया, तो टेक्नोलॉजी डिक्लाइन हो गई। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, मतलब ऐसे एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी जो है इंक्रीज होती है, इंप्रूव करती है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता है कि समय के साथ टेक्नोलॉजी एडवांस होती है। अगर आप उस टेक्नोलॉजी में फोकस नहीं करते हो तो टेक्नोलॉजी एक्चुअली डिक्लाइन होती है। फोकस करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ता है, इंप्रूव करना पड़ता है, एफर्ट करना पड़ता है। अब मून को ही देख लीजिए, कई बार हम लोग मून के ऊपर सक्सेसफुल ह्यूमन को भेज चुके हैं, लेकिन आज हम लोगों से जो है सॉफ्ट लैंडिंग भी नहीं हो रही है। राइट? तो ये सेवन जो लूना मिशन था 25, वो एक्चुअली हो गया यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली फेल। ठीक है, देखिए, इवन दो a successful landing has been achieved more than 20 times, 20 बार से ज्यादा हम लोग मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करवा चुके हैं, जिसमें से 6 बार तो हम लोग ह्यूमन बींग्स को लैंडिंग करवा चुके हैं। इवन पिछले 10 साल 10 सालों में चाइना मून के ऊपर 3 बार सॉफ्ट लैंडिंग करवा चुका है। ह्यूमंस की नहीं, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग करवा चुका है। 1966 और 76 वो वही दौर है जब स्पेस फाइट चल रही थी। कई बार जो है मून के ऊपर सक्सेसफुल लैंडिंग करवाई जा चुकी है। 1976 में जो रशिया का मिशन था लूना 724, सोवियत यूनियन हुआ करता था उस टाइम पे, इट वाज आल्सो सक्सेसफुल। लेकिन लूना का भाई लूना 25 वो फेल हो गया। इसका एक रीजन ये माना जा रहा है कि बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। यूक्रेन भी छोड़िए आप, जब से क्रीमिया वाला वॉर हुआ तो रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए। रशिया की इकोनॉमी लगातार डाउन जा रही है। तो रशिया अपने स्पेस प्रोग्राम के ऊपर उतना फोकस नहीं कर पा रहा जितना वो पहले किया करता था, क्योंकि इकोनॉमी काफी डिक्लाइन हो गई है रशिया की। रशिया कंट्री दुनिया के एकमात्र तो नहीं कहूंगा, लेकिन वन ऑफ द कंट्री है जो डेवलप्ड था पहले, अभी वो डेवलपिंग कंट्री की तरफ बढ़ रहा है, या बन भी गया, आप ये भी ऐसा कह सकते हो। क्योंकि रशिया हमेशा से सेफ सेफ जब स्पेस फाइट की बात आती है तो अमेरिका से कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर था। आप देख लीजिए 1957 में जो स्पुतनिक 1 मिशन था, ठीक है, वो रशिया ने लॉन्च किया भैया। राइट? और स्पेस के अंदर यात्रा करने वाले पहले इंसान, जो हम स्कूल में भी पढ़ते हैं, यूरी गागरिन, वो कहाँ से थे? रशिया से थे। राइट? हालांकि मून के ऊपर जो लैंडिंग करवाई वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो अमेरिका ने करवाया, लेकिन स्पेस में जाने वाला पहला इंसान कौन थे? वो यूरी गागरिन थे। 1961 में उन्होंने कराया, सॉफ्ट लैंडिंग हुई। साउथ पोल के ऊपर होनी थी बेचारे की, लूना 25 की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई। क्या फेलियर हुआ, नहीं हुआ, उसकी डिटेलिंग हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है, और अभी उसकी इंक्वायरी वगैरह थोड़ी बहुत चल रही है, बट अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया है ये। और अभी इंडिया का जो चंद्रयान 3 है, डेफिनेटली वो भी लॉन्च होने वाला है। लेट्स होप एंड लेट्स प्रे टू ऑल, जिसको भी आप मानते हो भगवान को, प्रे करिए कि हमारा चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग वहां पे करवा सके। इससे पहले भी मिशन फेल हुए हैं। रशिया का स्पेस मिशन 2011 में जो था, जिसका नाम था फोबोस ग्रंट, ये भी फेल हो गया था। ये तो इवन अर्थ के ऑर्बिट को ही क्लियर नहीं कर पाया था, एटमॉस्फेयर से ही बाहर नहीं निकल पाया था, और ये पैसिफिक ओशन में स्मैश हो गया था, मतलब क्रैश हो गया था 2012 में। तो रशिया का जो स्पेस मिशन है वो अभी उतना एडवांस शायद यहाँ पे नहीं रहा है। लेकिन बात यह है कि इतनी टेक्नोलॉजी होते हुए, साइंस इतनी एडवांस होते हुए, भाई हम लोग बात करते हैं किसकी? सुपर कंप्यूटर्स की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग। अब 70s में तो इतना एडवांसमेंट नहीं था, उसके बावजूद भी हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग करवा रहे थे। आज इतनी एडवांसमेंट होते हुए हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करवा पा रहे हैं। कारण क्या है? कारण है, एक तो मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोगों ने काम करना कम कर दिया है। लेकिन
कौन कौन से ऐसे चैलेंज होते हैं जो ये जो सैटेलाइट्स हम लोग भेजते हैं वो फेस करते हैं। भाई, जैसी हमें अर्थ के ऊपर कंडीशन नजर आ रही है, स्पेस में तो ऐसी नहीं होती है। वैक्यूम में तो ऐसी कंडीशंस नहीं होती हैं। एटमॉस्फेयर में अलग होती हैं, वहां अलग होती हैं। आप दूसरे प्लेनेट पे जाते हो, वहां पे कंडीशंस अलग होती हैं। आप दूसरे सैटेलाइट्स पे जाते हो, वहां पे कंडीशंस अलग होती हैं। राइट। मून तो हमारा सैटेलाइट है। तो ये जो बनाए जाते हैं सैटेलाइट्स, इनके जो हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। और इतना सारी कॉम्प्लेक्सिटी जब होती है, उसके अंदर कहीं भी थोड़ा सा भी फॉल्ट आ जाता है तो समस्या खड़ी हो जाती है। देखिए, चीजें आप जितनी कॉम्प्लेक्स बनाओगे ना, उतनी ही ज्यादा वल्नरेबल होती हैं। चीजें जितनी सिंपल बनाओगे उतनी ही स्टेबल होती हैं। अब एक मशीन देख लीजिए। एक मशीन के अंदर जो है, मान लो 5 कलपुर्जे लगे हुए हैं, हार्डवेयर लगा हुआ है। और दूसरी मशीन के अंदर जो है 555 छोटी छोटे डिवाइसेस लगे हुए हैं। तो एक के अंदर भी फॉल्ट अगर आ जाता है तो सारी मशीन खराब होने का खतरा होता है। लेकिन 5 वाली में कोई टेंशन नहीं। राइट। अगर लकड़ी की रिक्शा होती है, सिंपल होती है, खराब नहीं होती। खराब होती है तो 2 मिनट में ठीक हो जाती है। लेकिन एक जो बड़ा ट्रक होता है, बड़ी गाड़ी होती है, खराब होती है तो बहुत बार तो पता ही नहीं चलता फॉल्ट कहाँ पे है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। राइट। तो सिस्टम कॉम्प्लेक्स ज्यादा हो गया है। उसकी वजह से एक तो स्टेबिलिटी कम हो गई है। उसके अलावा जब हम लोग चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। देखिए, ये है हमारा सन। राइट। और इधर है जी हमारी अर्थ। सन बहुत पावरफुल बॉडी है। और सन से बहुत ही हार्मफुल सोलर रेडिएशंस निकलती हैं, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, है ना, वो सब निकलती है वहां से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज, वो सब निकलती हैं वहां से। बहुत पावरफुल होती हैं, बहुत स्ट्रांग होती हैं। और हमारे अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड हमें हमारे सन से निकलने वाली जो सोलर रेडिएशंस होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो हार्मफुल रेडिएशंस होती है वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाती। और लेकिन ये कुछ जो रेडिएशंस होती हैं वो हमारे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल में एंटर कर जाती हैं। राइट। जब वो वहां पे एंट्री करती हैं तो हमारे यहाँ पे जो नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये उनके साथ रिएक्ट करती हैं। और जब उनके साथ रिएक्शन होता है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फोटॉन्स वगैरह होते हैं जो सन से आते हैं, वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड में से के साथ रिएक्ट करते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो अपर एटमॉस्फेयर में होती है, उन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते हैं। और रिएक्शन करने के बाद जो है फिनोमिना वहां पे नजर आता है, जिसे हम लोग जो है नदर लाइट्स भी कहते हैं, पोलर लाइट्स भी कहते हैं। राइट। ये आपने अगर ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत पढ़ा हो, आपको पता होगा। नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर पोलर लाइट्स होती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, इसे बोरियोलिस कहते हैं। बोरियोलिस नदर्न हेमिस्फीयर में होती है, इसे कहते हैं बोरियोलिस। और जो सदर्न हेमिस्फीयर में उसे कहते हैं ऑस्ट्रियोलिस। ये आपने शायद नाम सुना होगा पहले भी। वो सब इसकी वजह से होता है। लेकिन जब हम लोग सैटेलाइट वगैरह को लॉन्च करते हैं अर्थ से, भैया ठीक है, आप अर्थ के ऊपर हो तो यू आर प्रोटेक्टेड थैंक्स टू द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब अगर आप अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाते हो, अब सैटेलाइट यहाँ पे है, यहाँ पे तो आपको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है ना। यहाँ पे तो सोलर रेडिएशन आपको सीधा सीधा हिट हिट कर रही हैं, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। इसीलिए हमारे जो सैटेलाइट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हार्डवेयर होता है, वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। क्योंकि सोलर रेडिएशन उसके ऊपर लगातार अटैक करती रहती है स्पेस के अंदर जाके। और जब यही सेम सैटेलाइट, जब मान लो मून है यहाँ पे, ठीक है, मून के एटमॉस्फेयर में जाता है तो यहाँ पे अलग चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। इसीलिए, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो ये जो, जब हम लोग कहते हैं ना कि यार ये वो सैटेलाइट वहां पे गया, वो सक्सेसफुल हो गया, ये बहुत रेयर फिनोमिना होता है। क्योंकि सक्सेस के चांसेस काफी कम होते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज्यादा है। तो सोलर विंड का तो मैंने आपको बता ही दिया, जो फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकलते हैं, एक्सट्रीमली फास्ट होते हैं, बहुत हॉट होते हैं। टेंशन हो जाती है भैया, हमारा सैटेलाइट खराब हो जाता है। जैसे आप कनाडा का आइनिक E20 को देख लो, 1982 के अंदर वो फेल हो गया था, क्योंकि उसके जो लैपटॉप वगैरह थे, जो सॉफ्टवेयर था, वो क्रैश हो गया था। और ऐसे कई बार होता है, क्रैश हो जाते हैं सोलर विंड की वजह से, सोलर रेडिएशन की वजह से, वो दिक्कत यहाँ पे होती है। और कई बार क्या होता है, ये जब सोलर रेडिएशन वगैरह सॉफ्टवेयर के साथ या हार्डवेयर के साथ जब इंटरेक्ट करती हैं, तो कई बार क्या होता है, जैसे मान लो हमारे सैटेलाइट के अंदर कोई मेटल यूज हुआ होगा, ऑफ कोर्स इस मेटल की अपनी प्रॉपर्टी होती होगी। जब ये लगातार फोटोन उस मेटल को अटैक करते हैं, तो कई बार ये इलेक्ट्रॉन उस मेटल की कंपोजिशन को भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से कुछ ट्रांसमिशन सिग्नल चेंज हो जाते हैं।
और सारा खेल तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का ही होता है, 0 1 बाइनरी नंबर्स होते हैं। तो कई बार 0 का 1 हो जाता है, 1 का 0 हो जाता है, पूरा मैसेज ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब भाई मैंने आपके यहाँ से मैसेज भेजा, और मैंने आपको मैसेज भेजा दैट ऑल द बेस्ट फॉर द यूपीएससी प्रिपरेशन, मैंने मैसेज आपको भेजा, लेकिन मेरे यहाँ से जो सिग्नल निकला और आपके वहां तक जो सिग्नल पहुंचा है उसके बीच में बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्सिटीज है। वायर के थ्रू आता है वो सारी चीजें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड ऑल दैट। अगर बीच में कहीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल चेंज हो गया तो हो सकता है जो मैसेज मैंने आपको भेजा है वो आप तक पहुंचते पहुंचते चेंज हो जाए। ये पॉसिबिलिटी है, और इसका प्रूफ भी है। बेल्जियम के अंदर 2003 के अंदर इलेक्शन हुए थे, और जो वहां पे मशीनें थी, जो सॉफ्टवेयर था, उसके अंदर चेंज हो गए थे बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसमिशंस। 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, और जिसकी वजह से वोटों की जो वोट्स की काउंटिंग थी वो पूरी रिवर्स हो गई। ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। इसी तरह की पॉसिबिलिटी हमारे सैटेलाइट्स के अंदर भी हो सकती है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, चंद्रयान के अंदर जो मैसेज सेंडिंग जो मशीन होती है वो 3 इंस्टॉल कर रखी है। बाई चांस मान लो एक के अंदर फॉल्ट आ भी जाता है तो 2 मशीन के रिजल्ट को हम लोग डेफिनेटली वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। अब अब मान लो पिक्चर्स भेजते हैं, अब मान लो चंद्रयान 3 है, इसने मून के सरफेस की हमें पिक्चर भेजी। इसकी क्या गारंटी है कि वो पिक्चर 100% एक्यूरेट है? क्योंकि हो सकता है ट्रांसमिशन की वजह से सिग्नल कुछ और चले गए हों, ऐसा हो सकता है। उस चीज के लिए हम लोगों ने चंद्रयान के अंदर 3 ट्रांसमिशन सिग्नल्स लगा रखे हैं। बाई चांस एक आधा खराब भी हो जाता है तो 2 से तो कम से कम लोग वेरीफाई कर ही सकते हैं। अब कमेंट में बोलोगे सर 2 खराब हो गए और 3 खराब हो गए, देखो यार उसकी तो कोई फिर लिमिटेशंस नहीं है, क्या पता सारा सैटेलाइट ही खराब हो जाता है कई बार। बट फिर भी कंफर्मेशन के लिए हम लोग वो चीजें करते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस होते हैं जो सैटेलाइट्स वगैरह फेस करते हैं। यही चैलेंज लूना 25 ने भी फेस किए, यही चैलेंज हमारे चंद्रयान 3 भी फेस कर रहा है, और यही चैलेंज जो है आने वाले फ्यूचर में भी फेस करेंगे, क्योंकि ये तो आप इसमें कुछ ज्यादा कर नहीं सकते हो, है ना। टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, काम चलेगा। कहने मतलब ये है कि इतने समय से आप कोशिश कर रहे हो, फिर भी गलती होने के चांसेस हो जाते हैं, राइट। एक कैंडिडेट ऐसा होता है जो यूपीएससी 2 बार क्लियर कर चुका है, तीसरी बार उससे प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं होता। ये गारंटी नहीं है कि आप अगर पास में आपको सक्सेस मिली है तो आप आगे जाके जो है हमेशा सक्सेस ही मिलेगा आपका, ऐसा नहीं है। फोकस नहीं करोगे तो गोल से भटक जाओगे। इसीलिए भटकना नहीं है, लगातार कोशिश करते रहना है। मैंने देखा कई स्टूडेंट को 15 दिन लगातार डीएनए करते हैं, न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं, फिर 2 4 दिन का गैप कर देते हैं। उनको लगता है कि अरे अब तो मुझे करंट अफेयर का मास्टर हो गए हैं, अब कोई टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं होता बेटा। आपने थोड़ा ढील छोड़ दी ना तो फिर देख लो दिक्कत हो जाएगी, और होती भी है। चलिए जी, टॉपिक में बढ़ते हैं। कच्चा थी वो आइलैंड कंट्रोवर्सी। ये पुराना सा टॉपिक है, हल्का सा रिवीजन आपको करवा देता हूँ क्या है पूरा मामला। देखिए, यहाँ पे ये जो छोटा सा आइलैंड है, इसे मैं ना ब्लू कलर से कर देता हूँ। ये जो छोटा सा आइलैंड आपको नजर आ रहा है, ये है कच्चा तीऊ आइलैंड। ठीक है। और ये जो रेड लाइट आपको नजर आ रही है यहां से, ये है हमारी लाइन, बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ये जो बाउंड्री लाइन है वो कच्चा तीऊ आइलैंड से थोड़ा सा साइड से निकलती है, इंडिया वाली साइड से निकलती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कच्चा तीऊ आइलैंड है वो श्रीलंका के टेरिटरी में आता है। यहां पे आप ये देख रहे हो, ये है हमारी गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है। ऊपर जो आप ये देखते हो ये है हमारी पाक स्ट्रेट, और ये जो बीच में आपको रेड लाइट आपको नजर आ रही है ये हमारी बाउंड्री लाइन है। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जो आइलैंड है ये है रामेश्वरम, ये जो है वो है पंबन, इधर है कच्चा तीहू, और इधर आगे आपका है जाफना। ठीक है। थोड़ी छोटी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे हमारी आ जाती है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को किसी और नाम से भी बुलाया जाता है, जो कि इंडिया का सदर्न मोस्ट सिटी है। कमेंट सेक्शन में बताएं कि कन्याकुमारी को किस नाम से जाना जाता है। खैर, कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी हिस्टोरिक है, और हिस्टोरिक कंट्रोवर्सी ये कहती है कि कच्चा तीऊ आइलैंड पे बहुत सालों से इंडिया और श्रीलंका दोनों के फिशरमैन इसको यूज किया करते थे, यहाँ पे रेस्ट करने के लिए, रिफ्यूलिंग वगैरह करने के लिए, अपने नेट वगैरह को सुखाने के लिए वो इसका यूज किया करते थे। हालांकि कच्चा तीऊ आइलैंड पे कोई रहता नहीं है, अनएनिहेबिटेड है। वहां पे एक छोटा सा बस चर्च बना हुआ है, छोटा सा वर्शिप वगैरह करने के लिए, बट अदरवाइज वहां पे कोई रहता नहीं है। तो इंडिया वाले जो फिशरमैन मछली पकड़ने जाते थे तो वहां पे रेस्ट किया करते थे। ऐसे ही श्रीलंका वाले भी किया करते थे, दोनों यूज करते थे, कंट्रोवर्सी थी नहीं। लेकिन फिर बाद में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने डिसाइड किया
कि इंडिया और श्रीलंका की बाउंड्री को बांट दिया जाए। और ये जब इंदिरा गांधी जी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी तो उस समय इसकी कोशिश की गई। तो 1974 से 1976 के बीच में बाउंड्री डिसाइड की गई, और उस बाउंड्री के चक्कर में जो कच्छातीव आइलैंड है, हम लोगों ने श्रीलंका को उसको दे दिया। तो ये अभी एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, और कच्छातीव आइलैंड एक्चुअली श्रीलंका की बाउंड्री में आता है। लेकिन उसके बावजूद हमारे जो फिशरमैन हैं वो लगातार इस इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करते रहते हैं, और कच्छातीव आइलैंड के ऊपर अपने क्लेम को करते हैं कि भैया ये हमारा है, क्योंकि हिस्टोरिकली हमारा था। अब यहाँ पे अलग अलग रिकॉर्ड्स जो है वहां पे दिखाए जाते हैं। हम लोग अपने रिकॉर्ड दिखाते हैं, वो लोग अपने रिकॉर्ड दिखाते हैं। बट सरकार ने 2022 में पार्लियामेंट में ये अपनी एक लीगल पोजीशन कही थी कि भैया कच्छातीव आइलैंड एक्चुअली वो श्रीलंका का पार्ट है। ठीक है। फिशरमैन वहां जाते हैं तो उनको अरेस्ट वगैरह कर लिया जाता है अनफॉर्चुनेटली। फिर डिस्कशंस वगैरह होती है। तो जो श्रीलंकन नेवी है वो क्या करती है, फिशरमैन को तो छोड़ देती है, लेकिन उनकी जो बोट्स होती हैं उनको नहीं छोड़ती है। और इंडिया के फिशरमैन की बोट्स बड़ी होती हैं, बड़े वाली बोट होती हैं, जो कि श्रीलंकन वाले फिशरमैन से बहुत ज्यादा एक्चुअली साइज में भी बड़ी होती हैं। ये दिक्कत यहाँ पे आता है। 14th सेंचुरी में कच्छातीव आइलैंड बना था एक वोल्केनिक इरप्शन की वजह से। उसके बाद ही इसको हम लोग यूज कर रहे हैं, उससे पहले तो हम इसको यूज नहीं करते थे, ऑफकोर्स था ही नहीं, तो यूज क्या ही करेंगे। ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया और श्रीलंका दोनों ही इसका एडमिनिस्टर किया करते थे। पर बाद में जो एक्चुअली तमिलनाडु के वहां पे जो एक राजा हुआ करते थे, किंग ऑफ हमनाद, वो ये उनके अंडर में आया करता था। फिर बाद में श्रीलंका के अंडर में चला गया ब्रिटिश रूल के दौरान। तो कई सारी चीजें यहाँ पे हुई हैं, और उन सारी चीजों का नतीजा ये निकला है भैया, आज प्रेजेंटली कच्छातीव जो आइलैंड है वो एक्चुअली श्रीलंका के अंदर में, के मतलब उनके पास चला गया है। ठीक है। ये थोड़ी सी कंट्रोवर्सी थी यहाँ पे। आई थिंक आपको इसका पता होना चाहिए था। थोड़ा डिटेल में जाना है तो आप डेफिनेटली जा सकते हो, देखिए यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है। व्हेन डिड द कच्छाटीव बिकेम द पार्ट ऑफ श्रीलंका, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। 1974 का जो हमारा जो अग्रीमेंट था, और फिर बाद में 1976 का अग्रीमेंट हुआ। तो ये जो है वहां पे चला गया। इंदिरा गांधी की सरकार उस समय हुआ करती थी। उस समय भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, तमिलनाडु के बहुत सारे लॉ मेकर्स ने अपोज किया था इसको। लेकिन जो हो गया तो हो गया, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो अग्रीमेंट हुआ था 76 में और 74 में। तो एक तो थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात जो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, व्हाट ट्रिगर्ड द नेगोशिएशंस बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, सोवरेनिटी और द कच्छातीव, ऑफ कोर्स पोर्तुगीज ने इस आइलैंड को ऑक्यूपाई किया था 1505 से लेके 1658 तक। और पोर्तुगीज ने जब इसको ऑक्यूपाई किया था, लेकिन इसके ऊपर जो कंट्रोल था वो था राजा ऑफ रमनाथ। ठीक है। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी लिखा है कि ये जो जमीन थी, ये जो लैंड थी, ये उनके अंडर में आया करती थी। लेकिन 74 में जो हुआ वो आपको अच्छे से पता ही है, राइट। ये तो हम लोगों ने बात कर ही लिया इसके बारे में। अभी गवर्नमेंट ने क्या कहा है 2022 में, मैंने आपको बताया, सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि कच्छातीव आइलैंड जो है वो श्रीलंका की टेरिटरी है, तो हम इसके अंदर कोई ज्यादा नहीं करेंगे। लेकिन बात वही है, इंडिया क्या डिमांड कर रहा है, तमिलनाडु क्या डिमांड कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि आइलैंड हमें दे दो। हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारे जो फिशरमैन है उसको यूज करने दें। ठीक है। लेकिन श्रीलंका कहता है, अभी हम लोग क्यों यूज करने दें, ये तो हमारा आइलैंड है, लीगल अग्रीमेंट है, इंटरनेशनल अग्रीमेंट है, हम क्यों यूज करने दें। क्योंकि इंडियन जो फिशरमैन है उनकी जो 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 बोट्स होती हैं बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं, तो वो ज्यादा फिश कैच कर लेते हैं। श्रीलंका वालों की बोट छोटी होती हैं तो ज्यादा फिश कैच नहीं कर पाते हैं। तो दोनों के बीच में एक अलग इशू वो चलता ही है यहाँ पे। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा देख लेते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में, जो हमारा रिपीटेड सा टॉपिक है। और ये क्यों आया था न्यूज में, ये इसलिए आया था कि आप जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, उसके जो है लेजिस्लेचर हैं, राघव चड्ढा जी, उनकी हाल ही में शादी हुई, आपको पता ही होगा। और उसके अलावा जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो एमपी हैं, डेरेक ओब्रायन, ठीक है, इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन इशू हुआ था थोड़े समय पहले। क्योंकि प्रिविलेज मतलब आप ये कह सकते हो कि जो पार्लियामेंट की गरिमा होती है, जब उसको चोट पहुंचाई जाती है तो उसे कहते हैं कि भैया वायलेशन ऑफ द प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब यह होता है कि आप, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, आपको स्पेशल सुविधा दी जाती है। आप आम आदमी नहीं हो, आप खास आदमी हो। भैया आम आदमी को पार्लियामेंट में जाने की परमिशन थोड़ी ना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को होती है। क्योंकि आप खास आदमी हो इसलिए आपको खास सुविधाएं दी जाती हैं, आपको खास प्रोटेक्शंस दी जाती हैं। उसे कहते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। ठीक है। ये कहां पे कवर होता है, ये हमारे
आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 में कवर होता है फॉर द सेंटर एंड फॉर द स्टेट। ठीक है, क्या प्रिविलेज होते हैं आपके पास? प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप पार्लियामेंट्री हाउस के अंदर कुछ भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन गाली गलौज मत करिए। आपने पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो भी बोला है वो आपके खिलाफ यूज नहीं हो सकता इन अ लीगल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, आप कर सकते हो, सो कोई दिक्कत नहीं है। ये पार्लियामेंट और भी आपको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, आपको एज अ विटनेस नहीं बुला सकते हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स जब चल रही होती हैं, ऐसे बहुत सारे प्रिविलेज होते हैं जो कि दिए जाते हैं हमको। ठीक है, लेकिन हमारे देश में कोई पर्टिकुलर कानून नहीं है। जिस तरह से हमारा आईपीसी होता है, सीआरपीओसी होता है, ऐसा कोई कानून नहीं है, कोडिफाइड तरीके से नहीं है। लेकिन फिर प्रिविलेज के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज फॉर द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। कॉन्स्टिट्यूशन आपको मैंने दिखाई दिया ऊपर, 105 194। वेरियस लॉज ऑफ द पार्लियामेंट, रूल ऑफ द बोथ हाउसेस, पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस और जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, ये सब इसके बारे में बात करता है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हमें क्यों चाहिए, आपको मैंने बता ही दिया, क्योंकि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो खास आदमी होते हैं, आम आदमी नहीं होते हैं, तो उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है। अगर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो वो खुल के नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, अपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट हो, इसीलिए उनको किया जाता है। लीगल एक्शन नहीं लगाए ले सकते आपके ऊपर जब आप कोई स्टेटमेंट वहां पे देते हो। आपको पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास, है ना। या इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आप क्वेश्चंस कैसे पूछोगे, उसके लिए तो परमिशन होनी चाहिए। तो मिनिस्ट्रीज के जो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं हम लोग उनको एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें होती हैं, आप कर सकते हो। दो तरह के पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होते हैं, कलेक्टिव और इंडिविजुअल। मैं इस टॉपिक को ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक हम लोग पहले कर चुके हैं, पुराना कंटेंट है। थोड़ा सा रिवीजन के लिए आपको करवा रहा हूँ। हालांकि अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो तो उसमें भी आपको ये टॉपिक बड़ा डिटेल में देखने को मिलता है। कलेक्टिव प्रिविलेज का मतलब ये है कि जो हाउस होता है वो पूरा, उसको खास सुविधाएं होती हैं। इंडिविजुअल मतलब अकेले अकेले पर्सन को सुविधाएं होती हैं। जैसे आपको पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद में आपको अरेस्ट नहीं कर सकते। क्रिमिनल केसेस में नहीं, सिविल केसेस में। क्रिमिनल मतलब ऐसा नहीं है कि आप मर्डर करके, आपने मर्डर कर दिया और आप पार्लियामेंट में चले गए भाई आपको अरेस्ट नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होता है। सिविल केसेस में आपको अरेस्ट नहीं कर सकते 40 दिन पहले और 40 दिन बाद में। आपने पार्लियामेंट में के अंदर जो भी स्पीच दिया है वो कोर्ट में आपके खिलाफ यूज नहीं हो सकती। ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी आपके पास खास सुविधाएं होती हैं। ऐसे ही कलेक्टिव हमारे पास प्रिविलेज भी होते हैं। जैसे पार्लियामेंट अपनी प्रोसीडिंग्स को रेगुलेट करने के लिए खुद रूल बना सकती है। ये भी एक बड़ा सुविधा है भाई। मेरा घर है, अपने घर के अंदर मैं जो मर्जी रूल बनाऊं, तो पार्लियामेंट तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का घर होता है, उनका हाउस होता है, जो मर्जी बना सकते हैं, राइट। उसके अलावा वही जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ही है, देयर इज अ नो बार ऑन द कोर्ट फ्रॉम मेकिंग इंक्वायरी इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउसेस, है ना। प्रोसीडिंग में जो स्पीच वगैरह होती है, वोट होती है, कोर्ट उसमें कुछ ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता है। एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स, तो सीधी सी बात है भाई, मेरा घर है, मेरे घर के अंदर मैं किसी बाहर वाले को अलाउ थोड़ी ना करूंगा। अगर कोई बाहर वाला आ जाता है तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ये मेरा कलेक्टिव प्रिविलेज है कि किसी स्ट्रेंजर को मैं अलाउ नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये थोड़ी चीज आप यहाँ पे डेफिनेटली देख सकते हो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में। और बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है तो वही फिर लक्ष्मीकांत की शरण में जाइए, है ना। उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं फिर पॉलिटी वाले केसेस में। मोस्टली चीजें आपको वहां पे यही देखने को मिलेंगी जो मैंने आपको बताई हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्रिमिनल लॉ बिल्स रीनेमिंग इज नीडलेस मेडलिंग। इसके कंटेंट में मैं नहीं ज्यादा जाऊंगा, कंटेंट हम लोग पहले कर चुके हैं। कंटेंट हम लोगों ने क्या किया था, देखिए सरकार ने अब एक बिल पेश किया था जिसमें हमारे 3 आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट, इनका नामकरण किया है भैया। नया नाम दिया है इनको बेसिकली। आईपीसी को कहा गया भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी को कहा गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एविडेंस को कहा गया भारतीय साक्ष्य बिल। ठीक है, ये बिल आया और अभी स्टैंडिंग कमेटी के पास गया। तो स्टैंडिंग कमेटी क्या करती है नहीं करती है एक अलग बात है, बट सवाल यह है कि आप इतने सालों से हम लोग इंडियन पिनल कोड वर्ड का यूज करते हैं, क्या जरूरत है इसको भारतीय न्याय संहिता बोलने की?
क्या जरूरत है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, आपने इसका नाम रख दिया। ये तो बिल्कुल शुद्ध हिंदी वाला नाम है, राइट? ठीक है, 40-45% हमारे देश की जनता हिंदी समझती है कहीं ना कहीं, लेकिन बाकी 60% जनता का क्या? वो क्या तो नहीं समझ सकती। खासकर लीगल प्रोसीडिंग्स जो होती हैं कोर्ट वगैरह में, या हमारे जो लॉयर्स होते हैं जो एलएलबी एलएलएम की वगैरह की पढ़ाई करते हैं, वो भी इंग्लिश में होती है। वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, आपने क्यों इसका नाम रखा? क्यों आपने नॉन हिंदी स्पीकिंग लोगों के ऊपर ये जो हिंदी वर्ड्स हैं वो आप इंपोज कर रहे हो? आर्टिकल उसके बारे में, ठीक है। कंटेंट पे हम लोग नहीं जाएंगे, आर्टिकल के अंदर क्या चेंज हुआ नहीं हुआ, वो एक्चुअली हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी ये स्टैंडिंग कमेटी के पास गया है, स्टैंडिंग कमेटी के पास गया है, वहां से पास होके आएगा, रिकमेंडेशन आएंगी, तब इसको हम लोग ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ नए प्रोविजन ऐड कर दिए गए, कुछ पुराने प्रोविजन का नाम चेंज कर दिया गया, कहीं पे कुछ पनिशमेंट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया, जैसे मॉब लिंचिंग एंड ऑल दैट, वो बाद वाला मामला है। भैया हम लोग जनरल स्टडीज का यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं, हम कोई लॉ का पेपर नहीं दे रहे कि आपको हर चीज यहाँ पे प्रोविजन याद करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं होता। बट स्टिल कंट्रोवर्सी लैंग्वेज को लेके है रादर देन द प्रोविजंस, ठीक है। हिंदी हमारे राष्ट्रीय भाषा नहीं, हिंदी इज जस्ट एन ऑफिशियल लैंग्वेज, और हमारे शेड्यूल 8 के अंदर हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। स्टेट्स की भी अलग हो सकती हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, राइट? आर्टिकल 348 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का? वो ये कहता है दैट ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ ऑल एक्ट्स पास्ड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी इन द इंग्लिश लैंग्वेज। समझ रहे हो? मतलब जो पार्लियामेंट वगैरह के अंदर जो एक्ट होते हैं, बिल होते हैं, भाई वो इंग्लिश में होने चाहिए, ना वो हिंदी में होने चाहिए, ना वो गुजराती में, ना वो तमिल में। और सरकार ने अभी जो बिल पेश किया है, इसके नाम किस में है? हिंदी में। हालांकि इनका सिर्फ नाम हिंदी में है, इनका जो कंटेंट है वो पूरा इंग्लिश में है, लेकिन नाम तो हिंदी में है ना। तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 348 का वायलेशन भी है, अगर देखा जाए तो, राइट? इट गोज अगेंस्ट द आर्टिकल 348। चलिए, लेकिन लैंग्वेज इतना सेंसिटिव इश्यू क्यों है? क्योंकि हमारे देश में स्टेट्स का जो डिवीजन हुआ, किसके बेसिस पे हुआ? लैंग्वेज के बेसिस पे हुआ ना। तो लैंग्वेज सिर्फ एक भाषा नहीं, लैंग्वेज आपकी आइडेंटिटी है, क्योंकि उसी के बेस पे आपका राज्य बना है, आपका स्टेट बना है। हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु के कोई भी स्टेट आप उठा के देख लीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, सब लैंग्वेज के बेसिस पे बने हुए हैं। तो इसका ये कहना कि सिर्फ भाषा है, नो, इट्स अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर कल्चर, इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। तो भाषा अगर आपके ऊपर कोई इंपोज करता है, तो वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर, आपकी आइडेंटिटी के ऊपर खतरा होता है, क्योंकि लैंग्वेज मेरी आइडेंटिटी है। आप मेरे ऊपर ऐसी लैंग्वेज थोपोगे जो मैं नहीं समझता हूं, तो ये मेरी आइडेंटिटी के ऊपर, मेरे कल्चर के ऊपर अटैक माना जा रहा है। अब कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि सर देश में 40-50% लोग जो है हिंदी समझते हैं, तो क्यों ना हिंदी डाला जाए। भाई डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चलती है। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनकी देखभाल करना, वो होती है सही डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि जो मेजोरिटी लोग बोल रहे हैं आप उसको ही इंपोज कर दो, वो तो मेजोरिटेरियन रूल हो गया, विच इज डेंजरस। डेमोक्रेसी मतलब माइनॉरिटीज के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना। अब मान लो किसी देश की पॉपुलेशन 100 लोग हैं, अब 100 लोग में से मान लो 99 लोग जो हैं वो ये कहेंगे कि ये जो एक आदमी बच गया बेचारा माइनॉरिटी में, आप इसको मार दो, तो क्या स्टेट उसको मार देगा ये कह के कि 99% लोग इसको जो है वो बोल रहे हैं मारने के लिए? नहीं, इट्स अबाउट राइट एंड रॉन्ग, इट्स नॉट अबाउट मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी। पुराने जमाने में जो स्लेवरी हुआ करता था, मोस्टली लोग स्लेवरी को सपोर्ट किया करते हैं उन कंट्रीज में। तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी ना स्लेवरी अच्छी है ना? अब कितने सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, कितने सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं इंडियन सोसाइटीज के अंदर भी। तो कोई अगर मेजोरिटी किसी चीज को फॉलो कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है। ये काम स्टेट का होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का होता है, जुडिशरी का होता है, और लोगों का भी होता है कि वो उस चीज को समझे। तो लैंग्वेज को इंपोज करना नॉन हिंदी स्टेट्स के ऊपर जस्ट ये कह के कि मेजोरिटी लोग इंडिया में हिंदी समझ रहे हैं आज के टाइम में, तो वो एक सही एटीट्यूड नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, ठीक है। तो ये ही इसके अंदर बताया गया है
जैसे हमारे जो जज होते हैं, अब भैया तमिलनाडु में रहने वाले एक जज हैं, वो मेघालय में ट्रांसफर हो सकते हैं, मेघालय वाले जज वो गुजरात में जा सकते हैं। अब हमारा जुडिशरी को इंटीग्रेट होता है, तो तमिल वाले जज अगर जाएंगे मेघालय में तो किस तरह से बात करेंगे? वो इंग्लिश में बात करेंगे ना। तमिल वाले गुजरात में अगर जाएंगे तो उसको गुजराती समझ में नहीं आती है, तो कैसे डिसीजन देगा, कैसे वर्डिक्ट देंगे, कैसे वो पढ़ेंगे? तो इसलिए इंग्लिश इज द मोर कॉमन लैंग्वेज, और इसलिए हमारी जुडिशरी की जो लैंग्वेज है वो भी इंग्लिश है, खासकर हायर जुडिशरी की, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। हाँ, लोअर कोर्ट्स के अंदर दूसरी लैंग्वेज इंपोज की जा सकती है स्टेट्स के द्वारा, और ऐसा किया भी गया है कई सारे स्टेट्स के अंदर, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज आज भी हिंदी है। ठीक है, हमारा जो स्टैच्यूट है वो पूरा सॉरी इंग्लिश है, आज हमारा जो स्टैच्यूट है वो पूरा इंग्लिश में है। तो ये कहना है कि भाई आप ऐसे इंपोज मत करिए, विच इज इलीगल ऑल्सो एंड विच इज ऑल्सो नॉट अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेटिक वैल्यू, ऐसे इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है। थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप खुद से पढ़ सकते हो, ये पुराना कंटेंट है, आपके पास पहले से होगा ही। ये आप आराम से सेल्फ स्टडी के लिए मैंने डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, आर्टिकल 344 45 एंड ऑल दैट। ठीक है, लैंग्वेज हमारे पास 22 लैंग्वेज है, कब कभी जो है उनको इंक्लूड किया गया है वो सब यहाँ पे मेंशन मैंने कर दिया है। बस इतना ही है, तो उसके अलावा ये कोई खास इंपॉर्टेंट लगा नहीं मुझे। तो आज के लिए इतना ही है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।